तो चलिए पेपर 1 देखते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। जिसमें एसडीएम और डीएसपी का अच्छा खासा पोस्ट था, 800 लगभग पोस्ट था। सभी मिलाकर पोस्टों में 67वीं मेंस का परीक्षा हुआ था। अभी फ़िलहाल में उसका क्वेश्चन पेपर 1 है, ये सामान्य अध्ययन का। चलिए देखते हैं। 3 खंड में प्रश्न इसमें दिया है, ठीक है। 3 खंड में प्रश्न दिया है और प्रत्येक 2 खंडों से 3-3 प्रश्न और अंतिम तीसरे खंड से 2 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 8 गो प्रश्न का जवाब देना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। पहला ये है कि 2 खंड और तीसरा खंड, 3 खंड है, ठीक है। इन दोनों खंड में से 3-3 गो प्रश्न देना है और इस तीसरे खंड में से 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इसमें से 3, 6 और 2 8 कुल प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। यानी जो 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसके उत्तरदायी कारण, रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है उसके बारे में उल्लेख करना है। और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की क्या चर्चा हुई है उसके बारे में बताना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम में अनुरेखित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। तीसरा है, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण क्रिटिकली एनालाइज करना है। इस तीसरे नंबर क्वेश्चन के कि कैसे गांधी जी का एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उदय हुआ, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, है ना। क्या यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था? यानी 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, इस पर एक लेख लिखना है, निबंध लिखना है और ये बताना है कि क्या ये भारत का 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो ऐसे ही शुरू होने वाला आंदोलन था, बिना आयास के या बिना कोई कारण के। इसके बारे में टिप्पणी करना है आपको, ठीक है। ये तो 4 खंड 1 का 4 तक ले प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 6 क्वेश्चन है। खंड 1 में कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 6 तक, यहाँ तक, जिसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 4 क्वेश्चन तो देख लिए। 5वां क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मौर्यकालीन जो कला है, आर्ट जो है, प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्य आर्ट्स, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था। 6ठा भी क्वेश्चन इजी था। 6ठा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है ना। शॉर्ट नोट्स लिखना है इन 2 पर। 3 गो दिया है, संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। इन तीनों में से कोई 2 पे, है ना, शॉर्ट नोट्स लिख देना है। और ये कुल हुआ खंड 1 से 6 प्रश्न, 1 से लेकर 6 प्रश्न। कौन कौन? तो प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगला है 5 और 6। इन 6 क्वेश्चन में से इस खंड से मात्र 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। और अब चलते हैं अगले खंड में। अगले खंड, दूसरे खंड में क्या दिया है? तो दूसरे खंड में दिया है 7 नंबर क्वेश्चन के रूप में कि क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता और विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? बड़ी इजी क्वेश्चन है क्वाड, है ना। क्वाड के बारे में, उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी सदस्य में कौन कौन है, इसके विकास और उद्देश्य क्या है, इसके बारे में वर्णन कर देना था। तो ये एक इजी क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। आपको ये क्रिटिकली आपको करना है, कमेंट करना है इसमें कि क्या अग्निपथ जो योजना जो भारत केंद्र सरकार के द्वारा जो लाई गई है वो एक विकासात्मक योजना है या विनाश की ओर ले जाने वाली योजना है। ये बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन है। ये मतलब वर्तमान जगत में ये सबसे बड़ी मतलब चर्चित था और इसको आयोग पूछ ही दिया क्वेश्चन। तो बहुत सारे लड़के अपना पक्ष दिए होंगे कैसे मतलब विकास की ओर अग्निपथ योजना है, और कुछ लड़के विनाश की ओर भी इसे मतलब दिए होंगे कमेंट। तो चलिए आपका क्या कमेंट है बताइएगा। अब देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए।
भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों लिखिए। एक राष्ट्र एक निर्वाचन होने से क्या पक्ष होगा, पक्ष आप क्या जवाब देंगे, किसी क्या फ़ायदा होगा। अगर विपक्ष में होंगे तो इसके क्या मतलब हानि हो सकता है, इसके बारे में आप टिप्पणी कर सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है। अभी बहुत चर्चा में था ये रूस और यूक्रेन, और क्वेश्चन में आ ही गया है ना। भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए, है ना, कि विश्व में और भारत के संदर्भ में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस युद्ध का, उसके बारे में आपको लिखना था। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, और 8 वाला भी क्वेश्चन ईजी है। ठीक, अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्राय यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। अपना तर्क देने वाला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि अभी गुजरात में मतलब इलेक्शन हो रहा था, तो देखने को मिल रहा था कि न्यूज़ में कि केंद्र सरकार जो है वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग छापामारी करवा रही है। उसके बारे में आपको तर्क देना है। अगर सही है तो कैसे सही है, अगर गलत है, इसका दुरुपयोग गलत हो रहा है तो कैसे गलत है, इसके बारे में आपको टिप्पणी देना था। ठीक, अब चलते हैं। ये तो 7 से 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन ये था, स्टैटिक्स था, SI था, DI था आपको, डाटा इंसफिशिएंट। इसमें से 12 नंबर क्वेश्चन ये इंग्लिश में दिया है, हिंदी में यहाँ से शुरू होता है। निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 छात्रों द्वारा 6 भिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। डाटा दिया हुआ है 12 का। अंग 1 में 5 प्रश्न है, क ख ग अंग और घ और अंग, है ना, 12 नंबर में। अब चलते हैं अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये इंग्लिश मीडियम में है। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हिंदी में देखिएगा तो नीचे वृत्त चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 2 पाई चार्ट दिया है, रोस्टर की बिक्री और 2013-14 में बाजार में हिस्सेदारी कितना है, वो सब दिया है। और इससे क्वेश्चन आपको इधर दिया होगा क से लेकर अंग तक, है ना। तो ये देख लीजिए, ये आपका एक मैथ से आता है, पाई चार्ट से आता है, बार डायग्राम से आता है ना। 2 क्वेश्चन फिक्स है, इसमें से आता है। तो ये तो हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए ये है, पढ़ लीजिए। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, है ना। ये लाइन ग्राफ का है। इसका हिंदी है कि निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी कारखाने में बोल्ट का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन। बोल्ट का लक्ष्य एक है, ये जो है, ठीक है, ये जो है वो बोल्ट का लक्ष्य है, डॉट वाला यानी सर्कल वाला, जो रेक्टेंगल वाला जो है ये वास्तविक उत्पादक है। ये दोनों दिया है इसमें, ठीक। इसी को देखकर आपको बनाना है। और क नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, क नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। उसके बाद आपका ख नंबर ये रहा, ख ग घ अंग, चारों क्वेश्चन का जवाब, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद आता है 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर द गिवन ईयर्स, रेफर टू द बार ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हिंदी में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में है। हिंदी में दिया है कि दिए गए वर्षों के लिए किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय निम्न दंड आरेखों द्वारा दर्शाई गई है। दंड आरेख का संदर्भ लेते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये वाला मैंने क्वेश्चन बनाया था, 15 नंबर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैंने बनाया था। इसका क्वेश्चन क्या है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय आय, ये प्रति व्यक्ति आय ऊपर वाला हो गया, प्रति व्यक्ति आय ऊपर वाला चार्ट, और राष्ट्रीय आय नीचे वाला। इसी दोनों को अध्ययन करके ये प्रश्न का उत्तर देना है। का नंबर 51 से 91 तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितना प्रतिशत है ना, इसको देखकर बनाना है। ख ग घ अंग, चारों क्वेश्चन इधर है, इसको भी जवाब देना है, इन सारे को जवाब देना है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, ये वाला 15 वाला। उसके बाद मैंने ये वाला अटैम्प्ट किया था, लाइन ग्राफ वाला, ठीक है। तो कुल 15 प्रश्न है। खंड 1 से 6 क्वेश्चन, उसमें से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। खंड 2 से फिर से एक बार देख लेते हैं।
ये वाला है 1 से 4 4 4 4 4 6 क्वेश्चन खंड 1 से, इसमें से 3 को देना है। खंड 2 शुरू होता है 7 नंबर क्वेश्चन से, तो 7 से लेकर 11 तक, 7 से लेकर 11 तक है दूसरा खंड 7 से लेकर 11 तक, इसमें सभी तीनों क्वेश्चन का जवाब देना है। 7 से 11 में 3 क्वेश्चन चॉइस कर लेना है। अब खंड तीसरा शुरू होता है 12 से लेकर 15 तक, इस 12 से लेकर 15 तक में आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। स्टैटिक्स का है, इसमें तीनों क्वेश्चन है, इसमें से 2 का जवाब देना है आपको। ठीक है, तो ये रहा पेपर 1। ठीक है, तो अगर बीपीएससी निकालना है तो देख लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, नेचर क्या है, उसके हिसाब से ही आप तैयारी कीजिए। क्योंकि अब तो ऑप्शनल का झंझट तो हट गया है, केवल पेपर 1 और पेपर 2 पे ही आपको ध्यान देना है। केवल क्वालिफाइंग नेचर का रह गया ऑप्शनल पेपर। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं पेपर 2 के साथ।